आपके परीक्षा में बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ है। भाई सबसे ज्यादा समस्या आपको ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में आप बहुत ज्यादा फंस जाते हो। तो आज मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप आसानी से, अगर केवल आप इस क्लास को देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सकती है। अरे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। यस सर, शुरू करिए फटाफट से और एक बार प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। भाई साहब एक बार मुझे बता देना कि आपके इस चैप्टर में यानी कि जो भूगोल है, ज्योग्राफी आपका है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, है ना? बहुत बढ़िया, ये आपका सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता है क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ज्योग्राफी में सबसे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है भारत में संसाधन एवं उपयोग के बारे में। देखो संसाधन के बारे में आपको बेसिकली सब कुछ पता है कि देखो संसाधन वो होती है जो हमें किसी चीज के बारे में मदद कर सके, यानी कि जो हमें उपयोग में हो, आप उसे कह सकते हो, वही संसाधन है। जैसे ये पेन है, ये हमारे संसाधन के रूप में काम कर रहा है। अगर हमारे बारे में बात करें वो कि मंटू सर क्या है, तो हम आपके लिए एक संसाधन ही है कि आपको हम बता पा रहे हैं, तो वो आपका संसाधन होता है। सो इसी प्रकार से आज के इस चैप्टर से हम जानेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है और कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। तो प्लीज आप शेयर करिए और हमारे साथ आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या मुझे लगता है कि आप लोग का ज्योग्राफी का है, तो आज वो समस्या खत्म होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन? एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, एक होता है नवीकरणीय संसाधन। तो कोयला जो होती है वो हम लोग का अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। एक बार मुझे बता दो किसका किसका ए नंबर आया है, और हाँ आप लोग मुझे जरूर बताना कि आप लोग कितने प्रश्न का जवाब जो है ना वो बहुत ही सुंदर तरीके से दे पा रहे हो। अगले हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आया हूं, आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए। कह रहे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आपने कोयला के बारे में जाना कि कोयला मेरे दोस्त क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, लेकिन सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आप कहना कि सर जो सौर ऊर्जा है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो सौर ऊर्जा है यानी कि सोलर से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी कि सूर्य भगवान से जो हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो पुनः पूर्ति योग्य के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन मेरे भाई हो जाएगा क्या चाहिए सर, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। डन है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप लोग फटाफट से इसका आंसर करिएगा, देखते हैं कि आप इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। जल्दी से कह रहे कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट क्या कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर, तो आप कहना कि सर लगभग 200 किलोमीटर। कितने सर? 200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर क्या चीज, बी नंबर सही जवाब। मेरे भाई बताओ फटाफट से, क्या आपका आंसर ये सही है? क्या आप ये पहले से जान पाते थे? क्या आपको पहले से पता थी या नहीं? जल्दी मुझे बताओ फटाफट से, एक बार शेयर भी कर दो। कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था को जो संबंध है वो किससे है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि संसाधन संग्रहण से, या संसाधन के विदोहन से, या फिर संसाधन के नियोजित विदोहन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप आंसर इसका फटाफट से आप कर पाओगे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो बी नंबर आप सभी का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक बार शेयर करना, क्योंकि मैं काफी सारे बच्चों को बता नहीं पाया हूं कि भाई कि मैं आपके लिए ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो चीज मैं लेके आने वाला हूँ और आपके चैप्टर वाइज में करा रहा हूँ, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का जो चैप्टर वाइज छूट चुका है, बहुत सारे बच्चे भी पढ़ नहीं पाए, तो उनको चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का संपदा निहित है। तो आप कहोगे सर लगभग जो है ना यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डी नंबर की 19.2 किलोमीटर। कितने हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब होगा। क्या आपका ये सही है? क्या आपका ये सही है? मुझे बताना फटाफट से, क्या आपको ये पता है? यस, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? क्या अनवीकरणीय या नवीकरणीय है? तो आप कहोगे सर पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, सारे के सारे क्या है सर, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मंटू सर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही जवाब। ठीक बात है। तो आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही सुंदर ढंग से आप इसका आंसर करके आ सकते हो। सही बात है, एक बार बता दो फटाफट से। और यदि सेशन में मजा आ रहा है और आपको क्वेश्चन कुछ लेवल का दिख रहा है तो एक बार जल्दी से दिल का इमोजी भेज दो फटाफट से कि हाँ सब बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। यही सभी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डन है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखोगे स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन है?
कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि पर्वतीय मिट्टी बिल्कुल ही नहीं होगा, मरुस्थलीय मिट्टी बिल्कुल ही नहीं होगा, पीली मिट्टी ये भी नहीं होगा, यानी कि जलोढ़ जो मिट्टी है वो आपका सबसे ज्यादा क्या है सर, उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है ना। यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज सर, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम जो क्या है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर वर्ष इंपोर्टेंट रहता है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। और बच्चे को पता होगा कि काली मृदा का मंडू सर जो नाम होती है वो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई सर, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। मरुस्थलीय मृदा का विकास जो है ना, सॉरी विस्तार जो है ना, निम्न में से कहां है। तो मरुस्थलीय जो मृदा है वो आपका होती है सर राजस्थान में। कहां होती है, तो राजस्थान में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी जो कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है, तो आप कहोगे सर उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, कौन से सर, उत्तराखंड में प्रचलित है। डन है, यहां तक सही है, एक बार मुझे बताना यहां तक क्लियर है, एक बार मुझे बताना यहां तक क्लियर है। अगर जिसको जिसको क्लियर है वो दिल का इमोजी भेजेंगे फटाफट से। और जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, और चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब करेंगे। अब हम बात करेंगे सर इसके एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जल प्रपातों को मानचित्र में किस प्रकार से चित्रण किया जाता है। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यदि पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, यानी कि ये क्वेश्चन पूछेगा लघुतरीय में। किसमें पूछेगा भाई मेरे, लघुतरीय में। नहीं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में मेरे भाई क्या होगा सर, ये पूछेगा। डन है। अब 2 मार्क्स में जब ये भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो कैसे आप लिखोगे, आपको लिखना होगा कि जल प्रपातों को मानचित्र में प्रदर्शन के लिए पहले समुच्च रेखाओं द्वारा नदी घाटी बनाया जाता है, फिर उसमें किन्हीं 2 या 3 समुच्च रेखाओं को एक जगह मिला करके आगे बढ़ा दिया जाता है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में पूछे कि जलप्रपातों को मानचित्र में किस प्रकार से आपको चित्रण किया जाता है या दर्शाया जाता है, तो आप सीधी सी भाषा में आप ये लिखोगे कि सर जलप्रपातों को मानचित्र में प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है सर, समुच्च रेखाओं द्वारा नदी घाटी बनाया जाता है। और आपके एग्जाम में जो ये समुच्च रेखाएं हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये क्या है ना, या समुच्च रेखाएं सब क्या समझते हैं, क्या आप जानते हैं। तो इसको आप जरूर आप समझ करके याद करके रखिएगा। आगे लिखिएगा कि फिर इनमें किन्हीं 2 या 3 समुच्च रेखाओं को एक जगह मिला करके आगे बढ़ा दिया जाता है। डन है, ये चीजें आपके लिखना होगा। डन है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 10वें नंबर एक ऑब्जेक्टिव था, इस तरीके से आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। हम बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की। कह रहे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो आप कहोगे कैसे सर, अधिक सिंचाई कहोगे। इस तो सबको पता होनी चाहिए। और याद, इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, सर टारगेट 95 बैच कब चालू कर रहे हैं भाई, 20 जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट 95 जो है ना, मैंने आपको बता दिया है 20 जनवरी को टारगेट 95 बैच विद्याकुल एप्लीकेशन पे हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो आप यदि विद्याकुल एप्लीकेशन पे यदि आप एडमिशन नहीं लिए हो, जो कि मैंने फ्री कर दिया है, उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। सभी बच्चे विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टारगेट 95 के बैच से एडमिशन ले लो, यानी कि जुड़ जाओ। आप बस इंस्टॉल कर लोगे, टारगेट 95 पे क्लिक करोगे तो यदि आपको टाइम टेबल दिखाना शुरू कर देगा तो समझो कि आप उसमें एडमिशन आपका हो चुका है। ज्यादा कुछ उसमें हमने फंक्शन रखा नहीं है जिससे आप परेशान हो, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि आपको ज्यादातर हम परेशान कर सके। तो इसलिए आप फटाफट से आप क्या कर लीजिएगा, हाँ 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आप कहोगे कि सर काली मिट्टी जो होती है वो मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। डन है, तो एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है संरक्षण हो चुका है, आप बताओगे सॉरी संरक्षण बोल रहे हैं, यहाँ पे क्षरण लिखा है ना, अच्छा क्षरण हो चुका है ना। तो आप कहोगे भारत में लगभग जो होगी वो 13 हेक्टेयर करोड़ है ना, भूमि का क्या हो चुका सर, क्षरण हो चुका है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर मेरे भाई क्या होगा सर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। डन है, आगे बात करते हैं। कह रहे कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है।
और ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जब मैं सबसे ज्यादा कह रहा हूं तो समझो कि सबको अहमियत तो देना ही है, लेकिन इसको आपको ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दे करके रखनी है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन ऑप्शन आपके क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि 80 ऑब्जेक्टिव आएगा आपके तो उसमें रहेगा। कहना कि सर एड्रीन होता है, क्या होता है मेरे भाई? सर एड्रीन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। कह रहे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? मेरे भाई देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, आपको ये बताना है। तो आप कहोगे सर पंडित नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? अक्सर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे, मॉडल पेपर पढ़ते होंगे, सोशल साइंस में, तो अक्सर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो आप कहोगे सर 95%, यानी कि आपके 95.5%, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, एक बार मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी क्लास लेते लेते मैं डिसीजन ले जा रहा हूं। अचानक से मुझे भी पता नहीं था, पहले से मैंने डिसीजन नहीं लिया हूं, लेकिन अब डिसीजन लेने जा रहा हूं। अगले 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी जितने भी टॉपर ऐलान की सीरीज है मैं आपकी कंप्लीट करा देने वाला हूं। जो क्लासेस अब 2 चलती थी वो क्लासेस अब 3 चलवाऊंगा हम, और कंप्लीट करके एक नई सीरीज, नई ऐलान हम करेंगे। तो जितने चीज सीरीज आपकी बाकी है, यानी कि आपकी केमिस्ट्री का, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, बायोलॉजी का शायद नहीं बाकी है, बायोलॉजी बाकी है तो वो खत्म हो जाएंगी, और आपकी हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर बाकी है, वो बाकी हो जाएगा। मैं अभी जस्ट इस क्लास के बाद मैं मीटिंग में बैठूंगा, और वो चीजें मैं बहुत जल्दी, मैं 5 से 7 दिनों के अंदर वो खत्म कर देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और एक नई ऐलान हम करने जाएंगे। वो ऐलान आपके लिए बहुत खास होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। तो प्लीज आप लोग सतर्क हो जाओ, यानी कि आप तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो मैंने कहा था कि पूरी 30 तारीख तक मैं लेके खींच के चलूंगा, लेकिन अब नहीं चलूंगा, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोगों की कुछ और ज्यादा समस्या है। तो आपकी चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे तो मैं कुछ और चीज लेके आने वाला हूं। बस आप लोग ये आप संभल जाओ कि जो डेली 2 क्लास चलती थी, सुबह 9 बजे और शाम को आपकी 6 बजे, और सुबह 6 बजे मैं आपको कभी कभी वीडियो दे देता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपकी कंटिन्यू करा करके सारी सिलेबस जो है ना, जो चीज आपकी, जो मैंने टॉपर ऐलान के सीरीज में आपको कराया था कि भाई क्वेश्चन बैंक करा दूंगा आपके चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज आपकी 1 शॉट की क्लास करा दूंगा, तो वो जो बाकी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगी प्रॉपर। ठीक है, तो परेशान मत होना। चलो, कह रहे कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो आप कहना सर उसे नीला ग्रह कहते हैं। मेरे भाई क्या कहते हैं? सर नीला ग्रह कहते हैं। एक बार सेशन को प्लीज शेयर कर दो, और क्लास में आप कंटिन्यू हो जाओ। सारी चीजें चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूं, बस कर लो, आपको सारी चीजें दिक्कत जो थी वो खत्म हो जाएंगी। जो भी अनुच्छेद या अनुवाद है सबकी क्लास आपको मिल जाएंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है मेरे भाई? तो आप कहोगे तो आर्सेनिक से बड़ा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी क्वेश्चन लेके आया हूं चैप्टर को सब चुन चुन कर गिना चुना क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप कहोगे लगभग 65% जो है ना वो प्राणियों में जल जो है ना वो निहित है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो कहना है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या केवल भारत में निहित करती है? तो लगभग 16% जनसंख्या हमारे भारत में निहित करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये आपके भारत एवं संसाधन से आपकी क्वेश्चन खत्म होती है ऑब्जेक्टिव का। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जान लो जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, कह रहा है कि बिहार की अधिकतर चीनी मिलें कहां स्थित है? बिहार की अधिकतर चीनी मिलें कहां स्थित है? यह क्वेश्चन इस बार के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लिखना कि बिहार की अधिकतर चीनी मिलें जो है ना उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में विकसित है, क्योंकि बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज जहां से हम भी हैं, और सारण जिले में चीनी मिलें की केंद्रित है। बिहार के इन जिलों में ही सबसे अधिक गन्ना उगाया जाता है। अगर देखो सीधी सी बात यह है कि बिहार के अगर बात किया जाए कि कहां पे चीनी मिले है, तो भाई चीनी मिली तो वही होंगी ना जहां पे क्या होगा, जहां पे गन्ना की खेती हो रही होगी अधिकतर। तो जो उत्तरी है, यानी उत्तरी बिहार जो है ना, उत्तरी पश्चिमी जो बिहार है वहां पे सबसे ज्यादा क्या है?
है ना, वहां पे जो है ना उत्तरी पश्चिमी जो आपका क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा गन्ना का खेती की जाती है। जैसे उत्तरी पश्चिमी, जैसे आपका हो गया क्या चीज, चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो गया, चंपारण वाला हो गया, वही मोतिहारी बेतिया वाला हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, आपका सारण यानी कि छपरा उपरा के अंतर्गत जाता है। छपरा में तो थोड़ी कम है लेकिन फिर भी है वहां पे, ठीक है, बाकी और जगह नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है सर, चीनी मिल है। डन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में है कृषि। अब कृषि से भाई कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये जानना आपके लिए बड़े जरूरी है। आपने पहला चैप्टर तो देख लिया, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट की आपके चैप्टर चलती है, तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पहला नंबर कह रहा है, इससे कह रहे कि रबी फसल कौन सा है। देखो खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में आपको एग्जाम में अक्सर आएगा, और ये गारंटी आपको हम दे रहे हैं कि ये समझो कि ऐसा करो कि मैं आउट कर रहा हूं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से कौन सी रबी फसल या खरीफ फसल है। यहाँ पे रबी बात कर रहा था, रबी में आपका चना हो जाएगा यहाँ इसके अनुसार से, बाकी साकी सब यह क्या है, खरीफ फसलें हैं, है ना, कोई कुछ मोटे अनाज के रूप में भी है। अगला कह रहे कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। वो कहना सा फसल है जिसे उजला सोना के रूप में जाना जाता है, तो वो कहोगे सर वो कपास है। कपास जो है ना वो उजला सोना के रूप में जाना जाता है मेरे भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हमका क्या हो जाएगा सर, सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे हो, एक बार सेशन को शेयर कर दो, सारी क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, हालांकि पीडीएफ भी तो प्रॉपर आपको मिल ही रही है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है ना, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा जो रेशा है वो जूट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो आपका मेरे भाई कह रहा है वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहना कि सर ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जूट को कहा जाता है। ठीक है, डन है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आप कहोगे बहुत ही सिंपल सा है कि सर रोपड़ कृषि है। वो कौन सी है सर, वो रोपड़ कृषि है। रोपड़ कृषि के मैं चाहूंगा आप लोग 2 एग्जाम्पल जरूर दे दो कि रोपड़ कृषि में क्या क्या चीजें होती है। 2 एग्जाम्पल कम से कम नीचे कमेंट करके फटाफट से मेरे भाई फटाफट से जल्दी से बता दो, और एक बार सेशन को प्लीज शेयर कर दो जल्दी से। अगले क्वेश्चन का जवाब बताना जल्दी से मेरा भाई, बताना फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। अगला यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो कह रहा है कि शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो गन्ना की जो है ना वो गन्ना नहीं बोई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखना, आप इसे छोड़ मत देना या भूल मत जाना मेरे भाई, समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा आपका हो जाएगा सर असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, असम जो है ना वो हो जाएगा। क्या होता है मेरे भाई, तो कहना है सर असम है। क्या है, असम है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। एक बार सेशन को फटाफट से दबा करके शेयर कर दो, और जितनी चीजें मंटू सर भोजपुरी में बोलिए ना बाबू, भोजपुरी में ही बोला, लेकिन समय इतना ना कम बाटे धारा लगे कि बहुत सारी चीज के कंप्लीट करेगा बाटे। तो जो हम सोचे थे ना कि आपके पूरे जनवरी तक हम इसको लेके चलेंगे, है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि जनवरी के पहले आपको इन सारी सिलेबस का जो बैक है, आपकी जो बैकलॉग की समस्या कह रहे हो कि सर मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा हूं, तो 1 शॉट की क्लास आपको मिल रही है। मैंने आपको 1 शॉट की फिजिक्स की क्लास एक बार में करवा दी, मैंने आपकी 1 शॉट की क्लास आपकी केमिस्ट्री के करवा दी, मैंने आपकी हिंदी गद खंड की क्लासेस करवा दी 1 शॉट में, आपकी पद खंड की क्लासेस करवा दी। अब ग्रामर्स की, इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लिटरेचर के भी मैंने क्लासेस 1 शॉट में करा दिया है। जो चीजें तुम्हें कंप्लीट नहीं हो पाई है उससे मैंने ऐसी सीरीज लेकर के आई है, टॉपर ऐलान सीरीज, जिसमें तुम कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ जिसकी चीजें कंप्लीट होती रही है 1 शॉट में, उसका क्वेश्चन बैंक प्रॉपर मिल रहा है कि पिछले 10 सालों से कैसे चीजें आपकी पूछी गई हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यदि आप दोनों चीजें को कवर कर लेते हो तो तुम्हें कोई चीजें बाकी लगेंगी। उसके बाद हम लोग किसी और पार्ट पे बैठेंगे, जो तुम्हारी समस्या है उसे हम दूर करेंगे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर सारी चीजें को मैं कवर करके आपको एक नए पार्ट पे और नई चीज पे मैं बैठा दूं, यानी कि नई चीजें बस आपको रिवीजन करा, इस तरीके से आपको तैयार कर दे उसके बाद से, क्योंकि सारी चीजें जब आपकी कंप्लीट हो गई होंगी तो समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। सही बात है, यस। आगे बढ़ते करें कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, तो आप कहना सर चावल की खेती जलोढ़ मिट्टी में होती है, यानी ऑप्शन जो होगा वो आपका बी नंबर जो है ना वो सही जवाब हो जाएगा। डन है।
अगला कह रहे कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो कहना कि सर चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान के रूप में जाना जाता है। और वैसे भी सबसे ज्यादा बाबू यहाँ पे चावल खाया जाता है, जिसे हमने के भात कहे नहीं सर, ठीक बा। रोटी अगर पूछा जाओ कि रोटी और भात में सबसे ज्यादा तुम्हारा पसंदीदा क्या है, तो तुम कहोगे क्या चीज सर, भात। भात यानी कि चावल। अब तुम लोग अपने से भी बता दो कि तुम लोग का चावल ज्यादा खाते हो या रोटी ज्यादा खाते हो। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो माने अधिकतर बच्चों का आएगा चावल आएगा, है ना। रोटी जो आएगा वो बहुत कम बच्चों का आएगा, है ना। रोटी बहुत कम बच्चों का। अगर मैं इसको पोल कराना चाहूं या मैं आपसे पूछूं तो सबसे ज्यादा जो होगी वो कहोगे सर चावल हम सबसे ज्यादा खाते हैं। पसंदीदा किसी का भी चावल ही है, वैसे मेरा भी पसंदीदा चावल ही है ना। ज्यादातर लोगों का पसंदीदा चावल ही होता है, समझ रहे हो। कह रहे कि रवि की फसल पैदा होती है कब। रवि की फसल पैदा होती है तो आप देखो यहां पे ऑप्शन है कि जाड़े के मौसम में या वर्षा के मौसम में या फिर गर्मियों में या फिर सभी मौसमों में होती है। क्या कह रहे हो, पैदा होती है यानी कि इसको बोई जाती है। देखो इसमें अब देखो पैदा होने का मतलब दो चीजें हैं। एक चीज तुम समझोगे कि पैदा होने का मतलब क्या होगा भाई क्या उसमें रोपना है ना, क्योंकि रोपा जाता है जो है ना वो कब रोपा जाता है। ये चल क्यों नहीं रहा भाई। जो रोपा जाता है वो जाड़े के मौसम में रोपा जाता है, ठीक है। जाड़े के मौसम में रोपा जाता है, जैसे कि आपका गेहूं होता है, समझ रहे हो। तो गेहूं जो होता है वो रोपने की अगर बात किया जाता है, अगर इसमें रोपने की बात किया जाए, है ना, तो क्या कहोगे सर, जाड़े कहोगे, ठीक है, जाड़े कहोगे। लेकिन अगर इसे काटने का बात किया जाए तो होता है आपका, अच्छा जोड़ने, जाड़े तो सही तो था यार, ठीक है, जाड़ी। अगर इसको जैसे कि काटने का यानी कि पैदा यानी कि जब वो निकलता है अनाज, तो जब कब काटा जाता है गेहूं भाई, जब आपका क्या होता है, मौसम आ जाता है वो वाली गर्मी वाली, है ना, बसंत ऋतु के समय में हल्का ये आप फिर गर्मी जो है ना इसे मान सकते हो, तो उस समय होता है, यानी काटने का वो समय होता है, ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है, वो काटने का समय होता है, काटने का टाइम होता है वो, समझ रहे हो। ये दो चीजें होती है, ठीक है, जिसमें गेहूं वगैरह आता है। अगला कह रहा है कि जूट किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। जूट किस जलवायु का पौधा होता है, तो आप कहोगे सर जूट जो होती है उष्ण और आर्द्र जलवायु का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या दिया है सर, डी नंबर इसका सही जवाब दिया है। सही बात है, ये बात आपको याद रखना है ना। और हाँ, कल ही शायद हिंदी की शायद ग्रामर्स की क्लास चलने वाली है 9 बजे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अभी मैं मीटिंग भी लेने वाला हूँ, बहुत जल्दी मीटिंग लेने वाला हूँ, और जितनी चीजें हैं ना मैं बहुत जल्दी खत्म कराने वाला हूँ, क्योंकि जो चीजें बाकी है मैं सोच रहा हूँ कि एक सप्ताह के अंदर, मतलब 5 से 7 दिनों के अंदर जो भी क्लासेस अभी बाकी लगी हुई है, अभी बैकलॉग है, वो खत्म करके नई पड़ाव पे हम चले। यानी कि मेरी इच्छा यह है कि 25 तारीख को कुछ बड़ा ही घोषणा कर दें हम तुम लोगों के लिए, 25 तारीख के पहले या 25 तारीख तक, है ना। अगला इस चैप्टर से क्वेश्चन है, एक बहुत ही सुंदर है। कह रहे कि बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों का नाम लिखिए और वह कहां स्थित है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। अगर तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो इस सोशल साइंस के ज्योग्राफी से, केवल देखो छांटा गया केवल ज्योग्राफी से, तो इस बार के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कह रहा है कि बिहार का प्रमुख हवाई अड्डा निम्नलिखित है। पहला है आपका यहां पे जग हो गया है भाई, इसको जय प्रकाश या होता है जय, ठीक है, रुको दूसरे पेन से लिख देते हैं, ये जय प्रकाश होता है मेरे भाई। जय प्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना वो पटना में है। पटना में कहां पे है, पटना में क्या तुम्हें जानते हो कि जय प्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है, पटना में कहां है, तो आप कहोगे सर दानापुर में है। क्या है सर, दानापुर में है, ठीक है। वो कहां है सर, पटना में, दानापुर में, यानी कि अक्सर पटना में है, पटना ही लिखोगे, दानापुर नहीं लिखोगे, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि लिख देना कि जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दानापुर, नहीं, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, क्योंकि पटना के अंतर्गत आता है दानापुर में, है ना, वो दानापुर में बैठाई गई है। दूसरा आता है कि बोध गया, हिवाई हो गया, ये हवाई अड्डा होता है। हवाई अड्डा कहां पे है, ये बोध गया में है ना। एक है बिहटा हवाई अड्डा जो कि बिहटा में है, कहां है आपकी, बिहटा में है। एक है भागलपुर हवाई अड्डा जो कि भागलपुर में है, समझ रहे हो। एक है कि देखो मुजफ्फरपुर यहां पे हो गया, यहां पे मुजफ्फरपुर होगा, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा जो कि मुजफ्फरपुर में है। और एक है रेक्सोल हवाई अड्डा जो कि रेक्सोल में है ना।
तो ये जो है ना वो आपके क्या है, प्रमुख हवाई अड्डा है, ठीक है, जो कि बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा है। समझ रहे हो, ये बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा है, जो कि ये आपके एग्जाम में लिखना होगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डन। इस चैप्टर से, कृषि वाले चैप्टर से एक और क्वेश्चन आता है यहां पे, करके अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका ये क्वेश्चन है आपका कहवा का होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे बी नंबर इसका सही जवाब। और ये जो लेवल सेट की गई है बहुत निचोड़ के निकाला गया है, ठीक है। तो यदि तुम्हें समझ में आ रहा है तो आप फटाफट से जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से दिल का इमोजी भेज दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे सेशन नहीं मिलेगा, तो जल्दी से कर दो। करें कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? अभी मैंने बताया था सर दूसरा स्थान है, यानी कि अधिकतर यहां पे चावल जो लोग हैं वह खाते हैं। और संसार के चावल उत्पादक देशों में अगर दूसरा स्थान है तो पहला स्थान का नाम तुम्हें यदि पता है तो मुझे बताओ, पहला क्या होगा मेरे बच्चे? जल्दी मुझे बताओ कि सर पहला क्या होगा, क्या चीज? पहला मुझे बता दो, पहला कौन है? यदि दूसरे स्थान पे हमारा भारत आता है तो कौन ऐसा देश है जो पहला स्थान पे आता है? ये जल्दी बताओ, ये तुमसे मैं पूछ रहा हूं। करे कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? सबसे ज्यादा गेहूं उत्पन्न कौन सा राज्य करता है? सबसे ज्यादा जहां पे गेहूं उत्पादन होता है तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश। क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश कहोगे, सही बात है, उत्तर प्रदेश कहोगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका सही जवाब। सही है, बहुत सारे बच्चे इसको पंजाब पे टिक कर देंगे, लेकिन आपका आंसर होगा सर उत्तर प्रदेश। अगला करके गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान होगा? ये ठीक है, स्थान है, ठीक है, ये लिखोगे क्या चीज सर? स्थान। अब जाकर के क्वेश्चन सही हुआ। करके गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप मुझे बताओ कि कौन सा स्थान है, तो आप कहोगे सर ये भी आपका दूसरा ही स्थान के रूप में ये भी माना जाता है। कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन का करेंगे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम या फिर उड़ीसा। तो आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे ए नंबर दिया गया है। एक बार सेशन को प्लीज दबा करके शेयर करो, हाँ सर प्लीज शेयर करो। वो मैथ्स हो सारी चीजें हो, मुझे ये कमान संभालना पड़ा है, इसलिए मैथ की थोड़ी क्लासेस कम मिल रही है, लेकिन मैथ की क्लासेस भी प्रॉपर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम थोड़ी सी परेशान हो चुके हो मैथ्स को लेकर के, लेकिन मैथ्स की ऐसी तगड़ी क्लासेस हम देंगे आपको एक बार फिर से, जो आप चौंक जाएंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो तो परेशान मत हो, बस आप बने रहो हमारे साथ। अगला क्वेश्चन, क्योंकि जितनी परेशान आप हो उससे कई गुना ज्यादा परेशान हम रहते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बात करते हैं क्वालिटी की, बात करते हैं आपकी शिक्षा की, बात करते हैं आपको बेहतर बनाने की, तो एक ही नाम विद्याकुल और मंटू सर, बस ठीक है, आपके दिमाग में यही घूमने चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल की बात किया जाता है, कौन है? गेहूं है, सरसों है, चावल है या मटर है? तो कहोगे सर खरीफ के रूप में आपका चावल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गेहूं आपका रबी है, या सरसों आपका रबी है, और ये मटर भी आपका रबी हो जाएगा। करके चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? अच्छा ये इतना बताऊंगे चावल भाई कब होता है? जब थोड़ी थोड़ी क्या होती है आपकी, थोड़ी थोड़ी उष्ण वाली जो मौसम होती है ना, उसमें होती है चावल, यानी क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी नंबर, उष्ण और शुष्क होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सर डी नंबर होगा। चावल है क्या चीज? अभी बताया आपको कि चावल एक खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये बस मान लो कि इस चैप्टर से रबी और खरीफ से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन फिक्स होता है कि रबी और खरीफ से क्वेश्चन आएगा, तो बस आपको क्या करना है कि 10 गो रबी फसल का नाम याद कर लेना है, 10 गो खरीफ फसल का नाम याद कर लेना है। रबी फसल कब बोया जाता है ये याद कर लेना है, खरीफ फसल कब बोया जाता है ये याद कर लेना है, रबी फसल कब काटी जाती है ये एक याद कर लेना है, खरीफ फसल कब काटी जाती है ये याद कर लेना। बस इतनी पॉइंट याद करोगे तुम्हारी 2 नंबर तो ऐसे ही कंफर्म है, 2 नंबर केवल ज्योग्राफी से आपकी कंफर्म हो जाएगी, यानी कि आपकी भूगोल से। अगला कह रहे कि काली मिट्टी उपयुक्त है क्या चीज के लिए? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो आप कहोगे सर कपास के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। अच्छा ये बताओ लीची जो है ना वो सबसे ज्यादा बिहार में कहां पे प्रमुख है? यानी कि बड़ा रसीली होती है, यानी कि रसेदार होता है लीची, है ना, तो कहां का होती है? ठीक है जल्दी मुझे बताओ, लीची कहां की होती है? ये अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना, या फिर ये भी कह सकते हो लीची की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है, ये भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आपका जो मुजफ्फरपुर है और वैशाली है, मुजफ्फरपुर और जो वैशाली है वहां पे ज्यादा होती है, सही हूं मैं? जल्दी मुझे बताओ,
जल्दी मुझे बताओ। और क्या आप मुजफ्फरपुर और वैशाली से हो? यस, हाँ सर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, डन। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? दाल, तो दाल में भाई जानते हो सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा सर बी नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है मेरे बच्चे? सर प्रोटीन होता है। दाल में क्या होता है सर? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और मैं तो यही कहूंगा यार कि दाल जो है ना, वो किसी भी कोई भी आपका दाल है, दाल का आप 1 गिलास जरूर सेवन करो उसका डेली, वो बेस्ट होता है। सोच रहा हूं मैं भी करने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां से सब्जेक्टिव में, कह रहा है कि आयात और निर्यात में क्या अंतर है बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है? ये सब्जेक्टिव में तुम्हारे इस वर्ष पूछे जाएंगे। किसमें पूछा जाएगा? सब्जेक्टिव में आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है कि आयात तथा निर्यात में क्या अंतर है, ये आपको बताना होगा। तो क्या कहोगे? तो कहोगे कि आयात के बारे में यदि कहना होगा तो कहोगे, यहां पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको पहचान में आए। यहां पे आयात लिखा गया, इसका पीडीएफ जरूर ले लेना यार, और इसे कॉपी में नोट कर लेना। मैंने जब से सीरीज स्टार्ट की थी तभी बताया था कि आप लोग कॉपी ले करके नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है तब इसे आयात कहते हैं। क्या कहता है? जब कोई सामान जो है ना दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है, यानी कि आयात किया जाता है। यानी कि मुझे मान लो कि किसी और देश से मुझे ये चीजें जो है ना, प्रोडक्ट या जो भी माल है मुझे चाहिए, तो मैं उसे मंगा रहा हूं, तो इसे कहेगा तुम आयात कहोगे। क्या कहोगे सर? आयात कहोगे। बाबू क्या कहोगे? अगर क्या जल्दी बताओ। कहोगे कि सर ये आयात होला, ठीक बा। और जब किसी सामान अपने देश से दूसरे या बाहरी देशों में भेज दिया जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं सर ये निर्यात होती है। उसे क्या कहते हैं सर? ये निर्यात होती है, ठीक है। क्या होती है सर? ये निर्यात होती है। तो आयात निर्यात में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आयात और निर्यात ये दोनों विदेश व्यापार के लिए प्रक्रिया होती है। ये कौन सी, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आयात और निर्यात दोनों किस प्रकार की, कहां आयात हो गया? अच्छा, यहां पे भी आयात होगा ना। अच्छा, यहां पे जो है ना मिस हुई है, क्वेश्चन लिखने में है ना, आयत हो गया। यहां पे आयात होता है और यहां पे भी आयात होता है, ठीक है। और मैंने भी, अरे यार इसको क्या मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये आयात होती है, ठीक है। चलो अब लिख देते हैं, आयात हो गई और आपका निर्यात हो गई। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। और ये दोनों क्या है? विदेश से व्यापार करने के लिए ये अपनाई जाती है। सही बात है, यहां तक तुम्हें समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो अगले चैप्टर की होगी, और अगला जो चैप्टर होगा वो क्या होगा? वो अगला जो चैप्टर होगा वो आपका होगा निर्माण उद्योग होगा। मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन ये गलत था, तो मेरे बच्चे मैं पहले आपको ये कंफर्म कर देना चाहता हूं कि क्वेश्चन अधिकतर जो होती है वो सही होती है, बट आप जो है ना बहुत सारे बुक वगैरह में जो है, बहुत सारे बुक में जो है ना वो गलत होता है। तो पहले आप एक बार सेटिस्फाइड हो जाना, यानी कि किसी गेस पेपर को देख करके मुझे गलत कर देना। हाँ, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में गलत हो सकता है, तो उसके लिए कोई ये नहीं है। तुम 8 नंबर कह रहे हो, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बट बहुत सारे गेस पेपर में रॉन्ग होता है, और जब हम आपको बताएं, लेकिन पूरी तरीके से जब तक सेटिस्फाइड ना होना तब आप तक उसे क्या कहना, तब तक आप उसे गलत मत कहना, ठीक है। कह रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई ये दूसरे ही है ना, ये गलत इसमें क्या है ना। मुझे तो दूसरा ही पता है, बट आपको जहां पे पता होगा एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है मेरे बच्चे। सही बात है, समझ रहे हो। बहुत सारे गेस पेपर में जो है ना वो रॉन्ग आंसर देता है, तो उसको देख करके रॉन्ग मुझे मत कह देना, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी गलत हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कोई जो इंसान जो है ना वो भगवान नहीं है, वो होती है, वो छोटी मोटी चीजें कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए बनने। लेकिन जब तक सेटिस्फाइड ना हो तब तक किसी को गलत कहना ये भी उचित नहीं होता है। अगला करें कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? क्योंकि जो क्वेश्चन लाया जाता है वो कहीं ना कहीं रिसर्च से लाया जाता है, ऐसा नहीं कि उठा के पटक दिया कुछ भी, है ना। और ये चीजें तुम देखोगे तो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाती है, जब एग्जाम होते हो तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये कहोगे सर 7 होती है, ऑप्शन हो जाएगा सर 7 होती है। औरों की जैसे नहीं कि भाई डेली 200-300 लाके लेके आ रहा है, कहीं से उठा के पटका जा रहा है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का लेवल भी तुम देखोगे तो पता चलेगा भाई तुम्हें चैप्टर वाइज कौन करा रहा है यार। आजकल सब कोई तो व्यूज के चक्कर में ये लगा हुआ ना कि मैं ये करा देता वो करा देता, ज्यादातर उसमें व्यूज मिल
क्वेश्चन में कराया जा रहा है, तो इसमें बहुत कम बच्चे फोकस करेंगे। यार चैप्टर वाइज कौन पढ़ता है यार, मंटू सर आप हमें ये ना बता दो फटाफट से कि ये लड़ जाए जाके, है ना, लड़के सर और फोड़ ले जाके, वही बता दीजिए भाई। ये देखो ऐसा बहुत कम होता है चांस, लेकिन जब तुम चैप्टर वाइज पढ़ के जाओगे ना तो वो ज्यादा चांस होती है ना। लेकिन इस पे बच्चे फोकस कम करेंगे। कई बार मैं कहता हूं कि हीरे की पहचान धीरे से होती है। बात वही है, हीरे की पहचान करने के लिए आपको परखना होगा, बहुत जांच करना होगा। क्वालिटी एजुकेशन कहने से नहीं होता है, क्वालिटी एजुकेशन को बनाना पड़ता है, क्वालिटी एजुकेशन को बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर के निकलता है। समझ रहे हो? चलो करें कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है, तो आप कहोगे सर फल्टा विशेष प्राथमिक क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल स्थित है, यानी मेरे बच्चे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, पारादीप, तो आप कहोगे मेरे बच्चे सर उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है, कह रहे कि सर कांडला, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर इसका सही जवाब। इनमें से कौन सा औद्योगिक अव्यवस्थिति का कारक नहीं है, तो आप कहोगे सर जनसंख्या, यानी ऑप्शन हो जाएगा तो वी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है, तो आप कहोगे सर टाटा लौह इस्पात कंपनी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर कि टाटा लौह इस्पात कंपनी। मैं सारे जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे ज्यादा खास है। मुझे पता है कि तुम चैप्टर वाइज चीजों को देखने में थोड़ा कम फोकस करते हो, एनर्जी करते हो, लेकिन उसी चीज को बार बार आप तुम कहीं और पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद से फिर चीजें भूल जाते हो, और अंतिम में रिजल्ट ये निकलता है कि आप की जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं हो पाई होती है। सच्चाई बस इतनी होती है, क्योंकि सिर्फ एक बार मेरे पास एक बच्चा आया कल, ठीक है, और मैं बता देता हूं शायद वो वीडियो देख रहा होगा अभी, ठीक है, और वो आया तो कहा कि मेरे उसने हेड राइटिंग मेरे पास भेजा था, ठीक है, तो मेरे एरिया का है, तो हम ऑफिस पे गए हुए थे तो भेजा हुआ था, मैंने कहा कि भाई हेड राइटिंग तुम्हारी ठीक नहीं है, तो अब आया और कहा कि सर कैसे हेड राइटिंग ठीक नहीं सर, कैसे करें। हमने कहा कि देख भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टॉपर बनना है या फिर बस पास हो जाना है। बोला कि सर मेरे सपना है कि मैं टॉपर बनूंगा, मेरे रिजल्ट जो है ना 400-450 नंबर प्लस होनी चाहिए, मेरी कम से कम रिजल्ट जो है ना 450 होनी चाहिए, है ना, और मेरा सपना है कि मैं टॉपर बनूं। और 491 का जो मंटू सर आपने सपना दिखाया है हम लोगों को कि मंटू सर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मैं 491 नंबर लाने के लिए तैयार हूं, तो मेरी एक बार हेड राइटिंग देख करके बता दीजिए क्या मैं ला सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। तो मैंने कह दिया कि भाई तुम्हारी हेड राइटिंग ठीक नहीं है। अब उसको लगा कि यार मंटू सर क्या ही कह रहा है, मैं इतना अच्छा तो लिखा हूं, तुम लोग को भी होगा कि भाई मैं तो अच्छा लिखता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को भी ये चीजें होगा ना, तुम लोग भी ये सोच रहे हो कि मंटू सर अब क्या ही है ना, ये बात है ना तुम लोग की, मुझे बताओ फटाफट से। लेकिन जब मैंने उसको एक लाइन कहा, मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पेपर में तुम्हारे साथ एग्जाम देने जाएंगे 17 लाख विद्यार्थी, लगभग 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जाने वाले हैं, और उसमें टॉपर रैंक 1 सिर्फ एक विद्यार्थी का आएगा। समझ रहे हो? तुम लोग के साथ में लगभग 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें से सिर्फ एक विद्यार्थी का जो होगा रैंक 1 आएगा। रैंक 1 जो होगा वो 2, 3, 5, 10 विद्यार्थी का नहीं आएगा, सिर्फ एक विद्यार्थी का हो जो रैंक 1 होगा 16 लाख से अधिक विद्यार्थियों में, यानी कि लगभग 17 लाख विद्यार्थियों में। अब इसका मतलब हो गया कि 17 लाख विद्यार्थियों में उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज होंगी, उसकी लिखावट अलग होंगी, उसके पढ़ने का तरीका अलग होगा, उसके सारी चीजें अलग होगा। जिस तरह अगर भीड़ जा रहा है उसी तरीके से तुम भी जाओगे तो उसी लेवल का रहोगे ना, और जब तुम उसे भटक करके कहीं और निकल के जाओगे तब तो आपकी अलग पहचान बनेगी। तो आपकी यदि अलग पहचान, अपनी आप अलग पहचान बनानी होगी तो भीड़ से हटना होगा। सबसे पहली तो बात यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको भीड़ से हटना होगा और हट करके कुछ अलग सोचना होगा, क्योंकि वो सारी चीजें तो वहीं पे सोच रही है ना यार, तो तुम भी वही सोच रहे हो, तो तुम जब वही सोच रहे हो तो फिर तो अप्रोक्स रिजल्ट तो वही आएगा ना, उसी के आसपास आएगा। एज एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, शायद तुम्हें इससे मोटिवेट हो सको, बहुत अच्छी पॉइंट है, शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम ध्यान से सुनो। जैसे तुम्हारे कोचिंग जाते होगे, अब तो छोड़ दियोगे, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं जो जा रहा है वो छोड़ देना कोचिंग। अब कहोगे मंटू सर अपने फायदे के लिए कर रहा है, मेरा फायदा कुछ नहीं है भाई, इसमें तुम्हारा फायदा। अगर तुम कोचिंग जा रहे होगे, स्कूल जा रहे होगे, तुम आज से ही बंद कर देना स्कूल कोचिंग जाना। तुम्हारे आसपास लाइब्रेरी होगा वो ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे आसपास जो भी चीजें पढ़ने का होगा वो होगा, या फिर घर पे पढ़ना। सबसे पहली बात तो ये है।
अब तुम कहोगे सर ऐसा, सर समझाइए कि क्या अपना कहना चाहते हो। मान लो कि तुम कोचिंग जाते होगे इसके पहले या जा रहे होंगे, तुम्हारे कोचिंग में लगभग 100 विद्यार्थी होंगे, मात्र 100 से ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बैच में होंगे। हो सकता है 250-300 बच्चे किसी बैच में होते हैं, बट एक साथ बैठने के लिए 100 बच्चे होते हैं। मतलब कि मान लो कि अगर कोई कोचिंग है जिसमें 400 बच्चे 500 बच्चे पढ़ रहा है तो अलग अलग शिफ्ट होगा ना, एक बार में तो 400 बच्चे नहीं बैठ सकते ना पढ़ने के लिए, तो 100 विद्यार्थियों का मान के चलते हैं, ठीक है। अब 100 विद्यार्थियों में ये मुझे बताओ, कोई एक विद्यार्थी का रिजल्ट जो होता होगा वो हमेशा जो है ना वो 1 पे आता होगा, ठीक है। या फिर 4 से 5 विद्यार्थी होंगे जिसका रिजल्ट जो है ना आगे पीछे होता होगा, किसी एक का, किसी का 2 पे, किसी के 4 पे चला गया तो फिर 1 पे भी वो आ सकता है, समझ रहे हो। ये 100 विद्यार्थियों में, मात्र 100 विद्यार्थियों में, लेकिन ये 100 विद्यार्थियों में अभी 1 ऊपर नीचे हो रहा है। और सोचो कि जब वो 100 विद्यार्थी की जगह 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 16 लाख के बच्चों के बीच में बैठना होगा, और उसमें सोचो कि आपको एक निखर करके अलग निकलना होगा, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे अच्छा रिजल्ट होता है निकलने का, मतलब आप उसे कैसे निकलोगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको सबसे पहले उस भीड़ से, सबकी जो सोच है उससे अलग निकालना होगा। जैसे टॉपर जो बच्चे होते हैं वो कभी भी उस टाइम नहीं पढ़ते हैं जिस टाइम तुम सोचते हो। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब सारी दुनिया सो रही होती तब वो पढ़ते हैं। तुम टाइमिंग सेट करके पढ़ते हो, वो बिना टाइमिंग के पढ़ते हैं। यदि जिस दिन तुम टाइमिंग सेट करके पढ़ने लगे ना, तुम टॉपर नहीं होगे, तुम एवरेज बच्चे होगे। ये मेरे बात याद रखना, टॉपर बच्चों के पास में टाइमिंग का मतलब नहीं बनता है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि तुम टाइमिंग बना लो कि तुम्हें इस बजे उठना है, इसी बजे पढ़ना है, ऐसे करोगे, एक दिन फॉलो होगा, 2 दिन होगा, 1 सप्ताह होगा, उसके बाद फॉलो नहीं होगा। यह हमारी गारंटी है इस बात की भी, क्योंकि मैं जिस चीज की गारंटी देता हूं उसमें बहुत सारी रिसर्च होती है, क्योंकि आप जिस पड़ाव में हो मैं उससे गुजर चुका हूं, मैं बहुत सारी चीजें को देख चुका हूं, और कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि ऐसा ही होता है। आप किसी भी टाइमिंग को फॉलो करो, कहते हो आज चलो सो लेते कल से पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस दिन ये ठान लिए कि मुझे टॉपर बनना है, तो तुम उस समय से लगोगे, उस समय टाइमिंग नहीं देखोगे। मेरा मानना यह होता है कि अगर तुम्हारे घर में तुम पढ़ने बैठ गए तो अगर घड़ी है तो उठाकर फेंक दो, फोन है उसको टाइम बिगाड़ दो, ऐसे कमरे में बंद हो जहां पे टाइमिंग का पता ही नहीं चलता है कि भाई धूप निकला है कि शाम हुआ है कि रात हो गया, तब अलग बनोगे ना। अब सब कोई तो एक ही जगह पढ़ रहा है, एक ही समय पढ़ रहा है, एक ही चीजें पढ़ रहा है, तो टॉपर बन जाओगे? नहीं, तुम्हारी लिखावट, तुम्हारे पढ़ने का तरीका, तुम्हारी सब कुछ अलग होंगी, तुम्हारे सब कुछ अलग होगी, तब जाकर के होगा, है ना। जैसे सब लोग इस बच्चे इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इस समय सारे के सारे बच्चे यही पढ़ रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लड़ने वाला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे भी मजबूरी होती लिखना पड़ता है कि लड़ जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन हकीकत बात यह है कि उससे तुम्हारी फायदा कुछ नहीं होगी, सिर्फ 20 और 30% ही तुम्हारा जो है ना टच हो सकता है। लेकिन ये चीजें जो कराया जा रहा है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, जिससे तुम्हें अंदाजा लगे कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुम मैथ की मेरी क्लास देखे होगे जिसमें से मैंने क्या था, निचोड़ निकाल रखा था इस सब्जेक्ट से, और एक गारंटी देते हैं कि मैं जो लिख दिया हूं उस मैं जो बोल दूं मैथ्स में किससे बाहर नहीं आएगा, सिर्फ अंक चेंज हो सकता है लेकिन होगा वही। ये सब रिसर्च होती है, तुम्हारी भी रिसर्च हो सकती है, लेकिन तुम उसमें अपना समय दोगे तो ठीक है। बाकी बहुत सारी बातें होती रहेंगी यार, मैं बोलने लग जाता हूं तो बहुत ज्यादा हो जाता, 5-7 मिनट से बोल ही रहा हूं। चलो तब तक अगले क्वेश्चन का जवाब दो। तो अलग बनने की कोशिश करो। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्यों? क्योंकि याद करना कि यह मुंबई एक पतन है, यहां कपास उत्पादक क्षेत्र निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध भी थी, इसलिए किया गया। तो यानी कि आपका सभी का सभी जवाब जो होगा वो सभी का सभी क्या होगा सर, राइट जवाब होगा। इस बात को याद रखना, सही बात है। क्या होगा सर, सभी के सभी क्या होगा मेरे बच्चे, ये राइट जवाब होगा। डन है। एक बार सेशन को शेयर करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि मंटू सर का जय हो, हमारा जय ना हो लेकिन तुम्हारा जय जरूर हो, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब तुम्हारी रिजल्ट हो तो हम तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने आए, कि एक बार तुम्हारे साथ हम फोटो खिंचा लेते ना, तो हमारे लोग, हमारे दुनिया वाले लोग जो हमें पहचाने लगते कि यही वो मंटू सर है जिन्होंने इस बच्चे को उस मुकाम पे पहुंचा दिया। मैं वो चाहता हूं, तो तुम्हारी जय होनी चाहिए। जय भाई, मैं कभी ये नहीं चाहता हूं भाई, और तुम भी ये मत चाहना। क्या तुम ये चाहते हो कि जब रिजल्ट आए तो तुम किसी दूसरे का स्टेटस लगाओ कि ये बच्चा ने बिहार में टॉप किया?
कुछ तुम ये करना चाहो ना यार कि तुम्हारे स्टेटस दुनिया वाला लगाए, हम लगाए, पूरी मीडिया पहुंचे, कई अधिकारी आपके घर पहुंचे। आपकी मम्मी और पापा का उस दिन दिल कितना खुश होगा जब आपके घर कोई अधिकारी जाएगा, जब आपके घर हम लोग कैमरे के एक पर्दे के पीछे आगे पीछे आपके बातें हो रही है, लेकिन जब आपके घर पे हम जाएंगे और एक गिलास पानी जब आपसे मांग करके पियेंगे, वो खुशी अलग होगी यार। तो उस खुशी के लिए तो जी लो यार, है ना। चलो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? मेरे बच्चे कृषि पर आधारित नहीं है तो कहोगे सर सीमेंट जो उद्योग है वो क्या कृषि पर आधारित है? कहोगे कि नहीं सर ये कृषि पर आधारित नहीं है ना। लेकिन सूती, चीनी, जूट वस्त्र ये सारे के सारे कृषि के अंतर्गत आते हैं, यानी कृषि से संबंधित है। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली, तो आप कहना सर कोलकाता और रिषड़ा, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर सही जवाब होगा। डन है? यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, तो एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दो, एक बार सेशन को लाइक कर दो। जितने बच्चे नहीं किए हो वो सारे बच्चे कर दो। एक बच्चा कह रहा है कि सर गणित में दीर्घ करा दीजिए। बाबू हम सब करावे वाला, तू परेशान का है बड़ा, खाली परेशानी हमरा लगेगा, आपन टेंशन खाली हमरा पता बा। दीर्घ हम काहे नहीं करा रहे हैं, अभी उसका टाइम है, उसका भी टाइमिंग है मेरे बच्चे। तुम काहे लिए परेशान हो यार? क्योंकि दीर्घ में मैं ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना कराऊंगा तुमसे, मैं दीर्घ में तुम्हें थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगा। मात्र 20 को क्वेश्चन में कराएंगे, ज्यादा मैं 20 को बताऊंगा, उससे ज्यादा मैं मेरे को बताने नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उससे ज्यादा बताऊंगा तुम होपलेस हो जाओगे, तुमको समझना ही नहीं है। तुमको बस इतना करना नहीं कि सब एग्जाम में तुमको चारों को करके आ जाना है। चारे को क्वेश्चन पूछेगा ना, 20 नंबर लाना है तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन से, वो मेरी जिम्मेवारी है। मैं ज्यादा कम से कम 10 और ज्यादा 20 क्वेश्चन, लेकिन कोशिश ये मानो कि मैं 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं बोलूंगा 10 गो से 12 गो क्वेश्चन तुम याद कर लेना, मतलब कि तुम बना लेना, उससे तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे। और वो क्या क्या मैं बताऊंगा वो मेरे पे डिपेंड है, और तुम इस चीज को देखोगे, यही चीज होगा। लेकिन जो चीज मैं करा रहा हूं उस पर तुम फोकस करो। हमें पता है कि हमें आपको क्या देना है। पिछले कई वर्षों से जब हम टॉपर देते आ रहे हैं आप सभी को, है ना, तो भाई मुझे तो अंदाजा है ना मुझे कब क्या देना है ना। तो तुम उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। ये चीजें बाकी थी, वो मैं सोचा कि भाई कब चैप्टर वाइज में करा दूं, ताकि जो भी बच्चे परेशान है वो उनकी परेशानियां दूर हो जाए। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक का मतलब क्या होता है भाई? सबके अंतर्गत, मतलब सभी लोगों के सार्वजनिक, है ना, अंतर्गत आता हो। कह रहे कि जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह इस्पात, बोकारो लौह इस्पात उद्योग या रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो आप कहोगे सर बोकारो लौह जो है ना, इस्पात जो है ना उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सर सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अभी क्वेश्चन मैंने रिसर्च करके लेके आया है यहाँ पे, क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कह रहा है कि वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं को लिख दीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका जियोग्राफी से आएंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन छांटना वो समझ रहे हो कितने मुश्किल होगा, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट में से सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन निकाला जा रहा है, समझ रहे हो। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, आप लिखोगे। क्वेश्चन है कि वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो वह इस प्रकार है। पहला लिखोगे कि यातायात का सबसे तीव्रगामी साधन है। दूसरा कि वायु परिवहन के लिए मार्ग का निर्माण और रख रखाव नहीं करना पड़ता है। तीसरा, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसे प्राकृतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और चौथा है कि परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसका मार्ग छोटा होता है, जिसके कारण समय की बचत हो जाती है। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर जब आएगा आपके एग्जाम में तो आपको बहुत ही बखूबी, बहुत ही सुंदर ढंग से आप इसे याद करना होगा कि वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं क्या है ना। ठीक है, वायु परिवहन इसकी जो मार्ग होती है बहुत ही छोटा होता है ना, यानी कि अगर ट्रेन से जाना हो तो और प्लेन से जाना हो तो अंतर है ना, समझ रहे हो। प्लेन से 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। मान लो कि मैं अपने यहाँ से दिल्ली जाता हूं तो मुझे 1 घंटे लगते हैं, ज्यादा 1.5 घंटे लगते हैं, 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। वही ट्रेन से जाना होगा तो कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे, अगर प्रॉपर ट्रेन चल रही है तो, है ना। कभी कभी 12 या 24 घंटे भी लग जाता है जब ट्रेन लेट हो जाती है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। अगला, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग के बारे में बात किया जा रहा है, तो कहना है सर जो चीनी उद्योग होती है वो आपका उपभोक्ता उद्योग होता है, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है वो आपका सही जवाब होगा। कह रहे कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता, तो आप कहोगे कि सर मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। देख रहे होंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको लेवल थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि हाँ मंटू सर जो लेवल है वो बहुत बेस्ट है, तो इमोजी आप भेजोगे अब लाइक वाली, और एक बार शेयर कर दोगे। और जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं वो सभी के सभी बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे। अगला,
निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग होता है? तो भाई छोटे पैमाने का उद्योग जो होता है वो खिलौना उद्योग है। ये सबसे छोटे पैमानों का उद्योग होता है। बहुत सारी कम लागत में भी, बहुत सारी छोटी जगह पे भी आप खिलौना बना सकते हो। ये एक ऐसी उद्योग होती है। लेकिन आपको चीनी उद्योग खोलना है, यानी कि चीनी की फैक्ट्री खोलनी है, कागज का उद्योग यानी कि कागज का फैक्ट्री खोलना है, विद्युत उपकरण का फैक्ट्री खोलना है, तो ये बहुत सारी जगह लगेंगी, बहुत सारे पैसा लगेगा, तब चीजें होंगी। लेकिन छोटे पैमाने पे हो जाएगा, आपका खिलौना हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो मेरे बच्चे आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सर इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा वो वी नंबर। इनमें कहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो आप कहोगे सर राउरकेला, है ना? क्या कहोगे सर? राउरकेला। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पता होगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप पे ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजें को पढ़ रहे होंगे और चीजें आपके सामने निकल के सामने आ रही होंगी, तो आपको लग रहा होगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन सबसे खास है और मंटू सर ने इसके बारे में बताया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में पाया ये प्रयोग करता है? आपका है एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट या पटसन? तो आप कहोगे सर सीमेंट हो जाएगी। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है वो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, नेपानगर प्रसिद्ध है। जो नेपानगर है वो मेरे बच्चे क्या प्रसिद्ध है? नेपानगर। तो आप कहोगे अखबारी कागज उद्योग के लिए, जो अखबार है उस कागज उद्योग के लिए है, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे सी नंबर। अगला कि मोरमुगांव बंदरगाह, अच्छा हाँ, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो आप मोरमुगांव बंदरगाह जो है गोवा में है ना? गोवा एक बहुत अच्छी जगह है यार, मैं भी सोचता हूँ कभी जाने के लिए, मौका नहीं मिलता है तुम लोगों से कि मैं जा पाऊं। चलो, कह रहे कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आप कहोगे सर गुजरात में है। कहाँ है मेरे बच्चे? सर गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। कह रहे कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो आप कहोगे सर भद्रावती में, है ना? क्या हो जाएगा सर? भद्रावती में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर आपका ए नंबर सही जवाब हो गया। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो 2020 क्वेश्चन है, मैं आपका रिचोड़ करके लेके आया हूं। इसके बाद एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो बहुत खास होगा और ये चैप्टर समाप्त होगा, हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। कह रहे कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर क्या स्पष्ट कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला, टकराने वाला आपके अनुसार मैं कहूं तो वो है। कह रहे कि सार्वजनिक उद्योग के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले लिखोगे कि ऐसे उद्योग जिसके संचालन किसी जिम्मेवारी सरकार के हाथों में होती है, जिसमें प्रायः भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, सार्वजनिक संसाधन कहलाता है। अब देखो, सार्वजनिक संसाधन कहने का मतलब बस प्रॉपर यही समझो कि भाई जिसका कंट्रोल जो है ना वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है, वो सार्वजनिक हो गया, है ना? वो सार्वजनिक होता है। जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो और लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और निजी उद्योग का मतलब ही समझ रहे हो भाई, निजी यानी कि पर्सनल होनी चाहिए वो चीजें। अब पर्सनल में क्या कहोगे सर? ऐसे उद्योग का स्वामित्व किसी व्यक्ति या विशेष या सरकारी समिति के हाथों में होता है, निजी उद्योग कहलाता है। निजी उद्योग के उदाहरण निम्न हैं, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आपका जमशेदपुर, इस प्रकार की कारखाने जो होती है वो निजी होती है। निजी का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जो पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जो है ना वो चलाई जा रही हो, वही आपका होता है सर निजी उद्योग के अंतर्गत जो है ना वो चीजें आती है। समझ रहे हो? तो यहां पे आप समझो कि सार्वजनिक उद्योग क्या है, निजी उद्योग क्या है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा कि सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर क्या है, तो आप कैसे लिखोगे? अब देखो, अंतर लिखने का दो तरीका होता है। एक तो अंतर लिखने का ये तरीका होता है कि दो पार्ट में तुम बांट दो तो लिख सकते हो, लेकिन एक सबसे सुंदर अंतर लिखने का तरीका ये होता है, यदि आपको 4-5 तरीका नहीं पता है उसमें, तो आप सिंपल से तुम क्या कर सकते हो, आप ऊपर एक लिखोगे, नीचे एक लिखोगे निम्नलिखित अंतर है, एक जगह लिख दोगे सार्वजनिक उद्योग, एक लिखोगे निजी उद्योग और अंतर लिख दोगे, ये चीजें हो जाएंगी। डन है? अगला चौथा चैप्टर आपका है, कह रहा है कि परिवहन, संचार एवं व्यापार से क्वेश्चन आता है। कौन कौन सा क्वेश्चन इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, उसके लिए मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, आप लोग आंसर करोगे फटाफट से, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कहोगे सर 18 है। कितनी है मेरे बच्चे? कहोगे सर 18 है। अगला मैं बात करता हूं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? आपको कह रहा है कि NH1,
NH6, NH7 और NH8, है ना? ये मुझे बताओ। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है ना? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर NH7 होना चाहिए, ठीक है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाँ, ऑप्शन नंबर आपका 7 होगा, सी नंबर। अगली बात करते हैं, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि NH और NH2 पर स्थित नहीं है? तो आप कहोगे सर वो लखनऊ है। लखनऊ जो है ना वो NH1 और NH2 पे स्थित नहीं है ना, यानी कि ग्रैंड लैंड रोड पे स्थित नहीं है। इलाहाबाद, आगरा और कानपुर ये सारे के सारे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? सबसे पहले रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन, तो कहोगे सर मुंबई से थाने के बीच। और ये क्वेश्चन आपको पता है भाई कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर कंपटीशन एग्जाम में, हर जगह, हर क्यूज में ये चीजें तो दिया जाता है कि सबसे पहले जो है ना किस दो स्टेशनों के बीच जो है ना वो रेलगाड़ी सबसे पहले चली हुई थी। तो मुंबई और थाने के बीच, है ना? मैं थाने की जगह थावे याद कर लिया था एक बार, समझ रहे हो? मैं थावे की जगह थाने की जगह थावे याद कर लिया, क्योंकि थावे तो मेरे में आता। तो मैं उसमें बचपन था, मुझे पता ही क्या था कि भाई थावे में भी ये चीजें हैं। थावे मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, तो मैं क्यूज ही दे रहा था उस समय। ये जो था ना मैं थावे बोल दिया था, थावे की जगह भी बोला गया नहीं, थावे नहीं होता थाड़े होता है। तो उसमें तो चल गई भाई काम, क्योंकि सबको लगा ये कि मिस हुआ है बोलने में। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं तो गलती बोला ही था, है ना? क्योंकि मुझे पहले से पता ही था कि थावे है, थावे नहीं था वो थाड़े होता। कह रहे कि राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 101 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? तो आप कहोगे सर गंगा, इलाहाबाद और जो गंगा है वो गंगा नदी पे जो है ना वो इलाहाबाद और हल्दिया में है ना। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका सही जवाब। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ सीन है, गलती है क्या? दूरस्थ स्थान सीन क्या होगा? ये दूरस्थ स्थान होगा, यहाँ पे सीन लिखा गया ना, वही कह रहा हूं मैं, दूरस्थ स्थान होगा। दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों में जुड़े हैं। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर कि सिलचर तथा पोरबंदर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे डी नंबर इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। चलो, कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो आप कहना 3.88 लाख किलोमीटर, ठीक है? यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? ये बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर छूट गया क्वेश्चन। अच्छा यहां पे लो, कह रहे कि निम्न में से कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो आप कहोगे सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है क्या होता है मेरे बच्चे? सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कह रहे कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र है। क्या हो जाएगा सर? महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा बी नंबर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? इसमें से सड़क के एक वर्ग कौन नहीं है मेरे भाई? तो आप कहोगे जो सीमांत सड़कें हैं वो सड़क का एक वर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा जो आपका डी नंबर दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? कह रहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम हेतु कोई 3 उपयुक्त सुझाव दे दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के लिए, जो पर्यावरण जो हमारा प्रदूषित होते जा रहा है, इसके रोकथाम के लिए किन्हीं 3 उपायों को बता दीजिए। जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आप लिखोगे इस तरीके से कि औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 मुख्य सुझाव हैं, ठीक है? पहला क्या होता है कि कारखानों में ऊंची चिमनियों को लगाना एवं चिमनियों में प्रदूषित पदार्थों को अलग करने वाले उपकरणों को लगाना चाहिए। दूसरी कि अपशिष्ट पदार्थों को शोधित करके पानी में गिराना चाहिए तथा गंदे मल जल का शोधन करके पुनः उसका क्या कहता है लायक बनाना चाहिए ताकि उसे उपयोग किया जा सके। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र का प्रयोग जो है ना कम करना चाहिए, यानी कि लाउड स्पीकर जो है ना, जब हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होती है तो लाउड स्पीकर जो होती है वो सबसे ज्यादा जो है बढ़ाया शुरू कर जाता है। सर आज की क्लास जैसे मंटू सर आप वर्ल्ड की बेस्ट टीचर। अरे थैंक यू बाबू, आपका ये प्यार है, ठीक है? डन है। चलो
सर 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में, सोशल साइंस में करा दीजिए, मैं सारी चीज कराने वाला, तुम निश्चिंत रहो बस। पहले ये चैप्टर वाइज तो खत्म हो जाए यार, चैप्टर वाइज तो मैं खत्म कर दूं, क्योंकि जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं वो तो खत्म हो जाए। ये चौथा चैप्टर कैसे आ गया, पांचवा होता है ना ये, परिवहन संचार और व्यापार, तो इसके पहले चौथा ही पढ़े थे हम लोग क्या? अच्छा उसमें, ओह सॉरी उसमें 10 क्वेश्चन पढ़े थे ना, 11वां नंबर क्वेश्चन है वो हो, चलो ठीक है। चौथे चैप्टर से 11वां नंबर क्वेश्चन कर कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। हमने सोचा कि भाई दोबारा कैसे आ गया, मैंने तो पढ़ा ही दिया चौथा चैप्टर, लेकिन अभी इसमें 10 ही क्वेश्चन पढ़े थे। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, कोलकाता एवं दिल्ली मेरे बच्चे। करेंगे किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो आप कहोगे सर 2005 को दिया गया, 2005 में, यानी मेरे बच्चे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर डी नंबर इसका सही जवाब होगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आप कहोगे सर 1986 में किया गया था, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो आप कहोगे सर तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला कर कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो आप कहोगे सर 8 क्षेत्रों में से बांटा गया है। कितने क्षेत्र में, 8 क्षेत्रों में। क्वेश्चन इस पर पूछा भी जाएगा, जो मैं आउट लिख रहा हूं, हो सकता है यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी जाए। नागापुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो मेरे बच्चे आप कहोगे सर 4 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है, कह रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है, सड़क, जल, रेत और वायु। तो आप कहोगे वैसा जल है, सबसे सस्ता तो जल है ना, बट जल जो है ना वो कहीं पे 20 रुपए 10 रुपए लीटर मिल रहा है आजकल, ठीक है, वो मैं जल के बारे में बता दिया। इसमें परिवहन कर रहा है तो परिवहन में भी जल ही होगा, ठीक है। अब परिवहन के रूप में वो मत जोड़ा ना, मैं 10-20 रुपए बोला तो समझ रहे हो, मैं ऐसे बोला कि जल जो है ना वो सस्ते के रूप में भी है। कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह के बारे में बात करता है, मुंबई हो जाएगा, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे क्या हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है आपका ना कि सड़क मार्ग से, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल जो सेवा है मेरे बच्चे वो क्या है ना सर दिल्ली में उपस्थित है ना। आजकल जो पटना में भी बन रही है ना, अब पटना में बन जाने के कारण बड़ी समस्या हो गई। पिछले वर्ष हम गए थे टॉपर वेरिफिकेशन में, तो उसी समय जो है स्टार्ट हुई थी नया, तो ये पटना का बोर्ड ऑफिस है समझ लो ये, ठीक है। और मुझे जो है ना, और ये उसकी मेन गेट है, समझ रहे हो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझे मेन गेट पे पहुंचना है। ये गोल नहीं होती है, मतलब एग्जाम्पल बोल रहे हैं, सब कुछ मान लो कि ये पटना का बोर्ड ऑफिस है, ठीक है, और मुझे पहुंचना है यहाँ पे। और पहले रास्ता था कि भाई यहां से जाओ और यहां से तुरंत ऐसे चले जाओ, ठीक है, मतलब यहां से चले जाओ, ठीक है, बोर्ड ऑफिस पे। और ये आपकी मेन बुझ लो कि सेंटर है, जो भी रास्ता है। तो पता है क्या कर दिया गया, मैं घूम रहा हूं इसको, अब यहाँ पे जो पहुंचने के लिए यहाँ पे पहुंचा गया, पता चला यहां से जो एक रोड निकली तो उसे बंद कर दिया है, ठीक है। अब मैं हूं वहीं पे, अब उसको पता है तुम्हें 6 किलोमीटर मुझे घूमना पड़ा उस जगह से घूमने में। मैं क्योंकि जो लोकेशन है वो सही दिखा रहा था कि यहां तक है, मैं जा रहा था, हमारा रास्ता बंद है, क्लोज है, क्योंकि अपडेट तो हुआ नहीं। कई बार ऐसे फंसा देता अभी लोकेशन, अब मुझे फिर घूम करके ऐसे करके बहुत सारी रास्ते को घूम करके बहुत सारा रास्ता हुआ, फिर यहाँ पे मैं पहुंचा, समझ रहे हो, तो बहुत सारे लेट हो गया, समझ रहे हो, ऐसे पहुंचा जाता है। कई बार ऐसे होता था, कई बार ऐसा होता भाई कि जो गूगल मैप होती है उसके भरोसे थोड़ा कम ही रहना तुम लोग भी, है ना, तो मेरे जैसे फंस जाओगे तू भी यार। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो कि आपका है सब्जेक्टिव का। कह रहे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किससे कहते हैं, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बात किया जाए तो ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है और अरबों रुपए की पूंजी वाली हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे कि नोकिया है ना, आपका सैमसंग, कोको कोला, ये क्या क्या लिखा गया है भाई, यहां पे कोको कोला लिख लेना, है ना, जैसे कि कोको कोला होगा, कोको कोला है ना। अब कोको कोला वाला दिन आने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपका एप्पल का जो है ना वो सेव वाला समझ रहे हो। अभी हमारा आज तक सपना नहीं पूरा हुआ ये सेव वाला मोबाइल किनने का। अरे वाह, मैं तो एप्पल बना दिया आज ये देखो, ये एप्पल ऐसा लग रहा है थोड़ी बहुत, है ना। चलो अब ये आपका लास्ट चैप्टर है ना, 5वां चैप्टर लास्ट है। एक और है मानचित्र वाला,
है ना, एक और चैप्टर मानचित्र वाला। चलो इस चैप्टर के क्वेश्चन देखना। कह रहे कि निम्न में बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, कितने प्रतिशत में खेती की जाती है, कहोगे लगभग 60% क्षेत्रों में खेती की जाती है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, कृषि कार्य में सबसे ज्यादा, कृषि कार्य में लगभग 80% से ज्यादा लोग है ना कृषि कार्य से जुड़े होते हैं यहाँ पे। सही बात है। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, जहां पे गन्ना उत्पादक नहीं किया जाता है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और रोहतास। तो कहोगे सर रोहतास में गन्ना उत्पादित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर। बिहार के जूट उत्पादन में है, बिहार के जूट उत्पादन में कहना है सर गिरावट जो है ना वो हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर बी नंबर। जूट में क्या हो रही है सर, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र क्या है? तो कहोगे सर तंबाकू उत्पादन क्षेत्र ना वो गंगा का, भाई तंबाकू गंगा का दियारा, गलती है, गंगा दियारा नहीं होगा मेरे बच्चे। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? गंगा का उत्तरी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दक्षिणी मैदान। थोड़ी सी मुझे डाउट हो रही है इस क्वेश्चन में, थोड़ा एक बार मेरे बच्चे इसको मिला लेना, मेरे दिमाग से थोड़ी सी स्किप हो रही है, इसको थोड़ा सा एक बार सर्च वगैरह कर लेना, बुक में देख लेना प्लीज। चलो कह रहे कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, कोसी नदी घाटी का, तो आप कहना सर 1955 ईस्वी में, 1955 में। ऑप्शन नंबर शुरू हो जाएगा डी नंबर। कह रहे कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, गंडक परियोजना का? तो कहोगे सर वाल्मीकि नगर। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सर वाल्मीकि नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। कह रहे कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सबसे ज्यादा नहर में सिंचाई किस जिले में होती है? तो आप कहना सर रोहतास में होती है ना। ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर सही जवाब। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वन का विस्तार है? तो आप कहोगे सर 6374 किलोमीटर, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा ए नंबर सही जवाब। अगला कुशेश्वर स्थान, यह स्थान हो जाता है ना। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो आप कहोगे सर कुशेश्वर जो है ना वह दरभंगा में। कितने बच्चे मेरे बच्चे दरभंगा से हो, आप मुझे बता देना। क्या आप दरभंगा से हो? एक बार मुझे बताना कि हाँ सर हम भी दरभंगा से है, जल्दी से। अब इस चैप्टर से एक आता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, काफी रिसर्च से निकाली गई है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? जल्दी मुझे बताना कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कही जाती है? तो आप लिखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्यतः कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इनका जीवन यापन कृषि से होती है। खाद्यान्न की आपूर्ति कृषि का उपज से होती है। और भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्या है, वो कृषि से ही प्राप्त की जाती है। यानी कि सब चीज मिला जुला कर क्या ना भाई, सारी चीजें कृषि से पे ही निहित है, कृषि से ही है। कह रहा है कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से भी होती है। कह रहा है जैसे कि कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन, तिलहन इत्यादि। इस प्रकार कृषि देश के औद्योगिक विकास का क्या है, यह आधार भी माना जाता है और आधार भी है। ठीक है, यस, डन है। आगे बढ़ करते हैं अगला। अब देखो यहां पे क्या है ना, अब हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की। कह रहा कि कांवर झील स्थित है मेरे बच्चे, कांवर झील। तो कहोगे सर बेगूसराय झील में। कितने बच्चे मेरे बेगूसराय से हैं? बेगूसराय में कांवर झील है। मैं आऊंगा तो जरूर दिखाना। मैं चाहता हूं कि भाई टॉपर आप लोग बनो, वहां की भी एक बच्चे आ जाए जो कि मैं बेगूसराय घूम लूं, और मुझे जरूर घुमाना ये, ठीक है। मैं बार बार पढ़ता हूं लेकिन देखा ना हूं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी, तो कह रहे कि राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना में। तो कहोगे सर आपकी संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना वह पटना में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो कहोगे सर साहेबगंज, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। करके काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? आपका ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण। तक है ना सर, ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो आप मेरे बच्चे क्या बताओगे? कहोगे सर लगभग जो है ना वो 10 है। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में कहां जूट के कारखानों की कारखाने की क्या है यहां पे स्थापित होगा? ठीक है, स्थापित, अब सही है। ठीक है, निम्नलिखित में जूट के कारखाने कहां स्थापित है? तो कहोगे सर कटिहार में है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कटिहार से कौन हो मुझे एक बार बता देना भाई। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? ये सीन कैसे लिखा जा रहा है? जहां जहां स्थान है, कौन सा स्थान देश में है? तो आप कहोगे सर
तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है। हाँ, इस तरीके से होगा। क्या है मेरे बच्चे? सर घटा है। सही। आगे, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो आप कहोगे सर चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना ही है, गन्ना से ही चीनी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर तो वी नंबर। बिहार की किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? ये मुझे बताना। स्थापित है तो आप कहोगे कहां पे? सर कहना है सर हाजीपुर में है। क्या मेरे बच्चे? हाजीपुर में है। डन है। आगे, रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या फिर पटना, है ना। तो अगर रेल वर्कशॉप कहां है तो आप कहोगे सर जमालपुर में है, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा ए नंबर सही जवाब। डन है। ये क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बहुत खास है। यहाँ पे क्या करें कि जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? आप लिखोगे कि जीवन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें उत्पादन का लक्ष्य अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण मात्र तक ही सीमित होता है। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से विकासशील देशों तथा पिछड़े देशों में देखने को क्या होती है सर? मिलती है। इस प्रकार की कृषि सुविधाओं की कमी के कारण प्रति हेक्टेयर क्या है? उत्पादन काफी कम होता है। डन है मेरे बच्चे? यस। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। ये आपका 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जो लास्ट चैप्टर है आपका, मानचित्र से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और मानचित्र से मेरे बच्चे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आने वाले हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनना। उच्चमंच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कह रहे हैं सर लेहमान ने किया था। और ये क्वेश्चन इस वर्ष पूछा भी जाएगा, मैं आउट भी कर देता हूं, यानी कि VVI जो भी कह रहा हूं। पर्वतीय छायांकन विधि से भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो आप कहोगे सर उत्तर पश्चिम। क्या कहोगे मेरे बच्चे? सर उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचामुच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर हैसूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैसूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? स्थानीय ऊंचाई। किससे? सर तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को जो है ना वह स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। अगला, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया गया है? तो आप कहना सर जल को दर्शाया गया है। नीले रंग से दर्शाया गया है ना, किसको मेरे बच्चे? जल को दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर सर डी होगा। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया है? जल तो दिखाया गया नीले रंग से, लेकिन मानचित्र में जो ना हरे रंग से क्या दिखाया गया? सर मैदान वाले भागों को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। मानचित्र में सफेद रंग की आकृति को किससे दर्शाया गया है? यह क्वेश्चन आता तो कहला कि हिमाच्छादित जो शिखर होती है उससे दर्शाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया गया? ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। तो आप नीले रंग के बारे में भी बात किए, सर जल हो जाएगा। इससे आपके आता है क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चिपको आंदोलन का वर्णन कर दीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, क्या आता है सर? चिपको आंदोलन का वर्णन कर दीजिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तराखंड के कटिहार गढ़वाला पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में एक आंदोलन किया गया जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आता है। जैसे पूछा जाता है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ? तो अब कहना है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। कब? तो कहना है सर 1972 ईस्वी में। ये विशेषकर ये क्या होता था? तो वहां पे अनपढ़ जो जनजाति जो कि लोग होते थे वह क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को काटने से रोकते थे। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ों को काटने के बचाने के लिए अपने आगोश में घेरते, यानी कि पेड़ को पकड़ लेते थे, पेड़ की रक्षा करते थे, जिसके चिपको आंदोलन को कहा गया, यानी कि ये आपका चिपको आंदोलन होता है। और इस चैप्टर से लगभग यही 8 से 10 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इस चैप्टर जो है ना वो नहीं है। बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से बस इतने ही क्वेश्चन निकल करके भी सामने आया है। ऐसा नहीं मैं कहीं से 20 क्वेश्चन ला करके पटक देता, वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी। तो यहां पे मेरे बच्चे क्या हुआ? ये आपकी पूरे जियोग्राफी जो है ना, ये जियोग्राफी जो है ना आपकी समाप्त होती है, यानी कि जो भूगोल आप कहते हो वो भूगोल का आपका वन शॉट आप नहीं देखे वो भी देख लेना। भूगोल का ये क्वेश्चन बैंक हो चुका है। आपकी जो भी बायोलॉजी वगैरह बाकी है मैं मीटिंग लेकर के जल्दी सी चीजें को अभी कंप्लीट है, वो जो नहीं कंप्लीट है उसे कंप्लीट करा करके एक नई पड़ाव पे नई जगह पे मैं बैठने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर हो सके, आप बेहतर हो सके। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस बार इस सेशन को छोटी सी क्लास में मुझे लग रहा है कि लगभग 1 घंटे की क्लास
एक सवा घंटे की क्लास हुई होंगी और एक सावे घंटे की क्लास में तुम्हारे पूरे ज्योग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव मैंने आपको जो गेस क्वेश्चन कहते हो, जो क्वेश्चन बैंक है ना, मैंने वो कंप्लीट करा दिया ताकि आप किससे रिवीजन कर लो। इतना क्वेश्चन तो आपको रिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा आप बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ाना है, हमको बहुत सारी चीजें को कराना है, बाकी बहुत सारी चीजें चल चुकी है, तो आप नहीं देखे हो जरूर देखेगा। अभी दीजिए मुझे इजाजत। क्लास कैसा लगा मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। फटाफट से लाइक करिए और शेयर करिए और हमें बताइए कि क्लास कैसा लगा है। हम मिलेंगे आपके अगले वाले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय। ठीक है मेरे बच्चे, ओके।